गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा वाले टॉपिक में, अल्टरनेटिंग करंट वाले टॉपिक में आपको पढ़ा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये मैं पढ़ा चुका था, इसको थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूं मैं, इसके फॉर्मूले को और इसके महत्व को बता रहा हूं। तो देखिए, इसमें प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो परिमाण और दिशा में लगातार समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होती है। अर्थात वह धारा जो कि मान और दिशा में, परिमाण और दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती है और एक निश्चित समय के बाद अपने पहले वाले मानों को दोहराती है। तो इसको हम कहते हैं आवर्त रूप में परिवर्तित होना। ठीक है, जिसमें एक निश्चित समय के बाद दोबारा दोहराव आता है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, जैसे माना अधिकतम मान है I0, या मैं दिखा रहा हूं इसको। सपोज ये प्रत्यावर्ती विभव का वक्र है और ये डैश एस वाला प्रत्यावर्ती धारा का वक्र है। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा I0 और ये प्रत्यावर्ती विभव का अधिकतम मान V0 और प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान I0। डैश डैश वाला वक्र I को प्रकट कर रहा है, जो पूरा वक्र है वो प्रत्यावर्ती विभव को प्रकट कर रहा है। तो प्रत्यावर्ती विभव धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम दर्शाते हैं किसका वर्ग माध्य मूल मान? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसको दर्शाते हैं IRMS। RMS का मतलब रूट मीन माने औसत, समांतर माध्य। ठीक है, S का मतलब है स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट का मतलब है स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, मीन का मतलब औसत। ठीक है, एस का मतलब स्क्वायर मतलब वर्ग। तो वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसका सूत्र होता है 1/t इंटीग्रेशन I स्क्वायर का औसत। ठीक है, तो ये इससे करेंगे आप इसको, और इस पूरे का वर्गमूल। चाहो तो ऐसा कर दो इसको, IRMS के स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, वैसे इसका मीनिंग क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि मानव प्रत्यावर्ती धारा का वक्र है समीकरण I0 sin ωt। ठीक है, इसमें I0 क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का उच्च मान। ठीक है, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। ये ωt क्या कहलाएगा? ये साइन के आगे है जो अर्थ है, ये है कोणांक, कोण। इसको यहां पर कहते हैं कला। इस कोण को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? कला, फेस। ठीक है, अब IRMS का ये परिभाषा क्या होगी कि एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र का मतलब यहां से लेके यहां तक, ये माना प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल T है, तो ये यहां से लेके यहां तक का समय T हो गया, ये T/2 हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में प्राप्त धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, IRMS मान कहते हैं। और इसको अगर हम आगे हल करें तो ये इस प्रकार से आता है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो इसका वर्ग करके यह आया, इसका वर्ग करके क्या आएगा? वर्गमूल हट जाएगा, क्या खाली क्या आएगा? I स्क्वायर का औसत।
ठीक है। अब आई स्क्वायर के औसत का सूत्र ही होता है, इसका औसत कैसे निकालते हैं, ये ढंग से निकलेगा, ठीक है। इसका सूत्र ये है, यहां 1/t क्यों किया, क्योंकि एक चक्र प्रत्येक चक्र में लिया जाता है, तो एक चक्र में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल। तो यहां पर मैंने आवर्तकाल कितना मान रखा है, t सेकेंड, तो इसलिए इस प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का जब हम औसत लेंगे तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग में किसका भाग दे देंगे, कुल समय का। यानी इस पूरे चक्र में यहां से लेके यहां तक धारा के जो मान प्राप्त होंगे उन सभी मानों को हम क्या कर देंगे, उन सभी मानों का पहले वर्ग करेंगे, वर्ग करके उन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद तब उसमें कुल कितने समय का भाग देंगे, t का, ठीक है। तो वो जो लगातार जोड़ होगा उस जोड़ को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, समाकलन में। और यहां पर जो समाकलन आता है ये निश्चित समाकलन रहता है, इसको करते हैं हम इंटीग्रेशन 0 टू t के बीच, किसके बीच करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T के बीच, क्योंकि एक चक्र में जो समय होगा वो 0 से t के बीच का समय ले रखा है, ठीक है। आवर्तकाल कितना है, t, तो 0 टू t आएगा। अब यहां मान रखेंगे अगर हम तो 1/t और i इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T i स्क्वायर का मान, तो i का मान ये है, तो i स्क्वायर का मान क्या आएगा, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, और यहां हाँ सॉरी ये समाकलन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष, तो ये dt भी आएगा, ठीक है। अब I0 स्क्वायर यहां पर क्या है, नियतांक है, इसको बाहर ले लिया अपॉन t, और ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब यहां पर इसको देखा, यहां पर एक फॉर्मूला रखेंगे आप, आपके पास यहां पर प्रॉब्लम यह है कि साइन स्क्वायर ओमेगा t का t के सापेक्ष समाकलन कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता दे रहा हूं, सूत्र है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको यहां लाइए, इसको यहां लाइए, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा। देखो इसको यहां लाया तो ये प्लस हो गया, इसको यहां ले गया तो ये माइनस हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा, तो ठीक है। अब क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 हो गया, ये आ गया। अब इसका समाकलन करने का मतलब है इसका समाकलन करना, तो यहां पर ये इक्वल क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे है ओमेगा टी, ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे I0 स्क्वायर अपॉन t इंटीग्रेशन 0 टू t, साइन स्क्वायर ओमेगा t का मान क्या हो जाएगा भाई, थीटा के स्थान पे क्या आ गया, ओमेगा t, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ये होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा t का मान भी निकालो, इस जैसा क्या आएगा, 1 - cos 2 थीटा के स्थान पे क्या आएगा, ओमेगा t अपॉन 2, और ये dt, ठीक है। अब कीजिए इसको आगे, ये हो गया I0 स्क्वायर अपॉन, ये 2 बाहर ला रहा हूं मैं, ये वाला 2 बाहर ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल T, और ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T 1 - cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है, समझ गए। अब इसका करेंगे, केवल अंश का अवकलन समाकलन करेंगे, ये हो गया आपका I0 स्क्वायर अपॉन 2t। अब करो इसका अवकलन, यहां पर 2 सूत्र आ रहे हैं, एक तो आ रहा है, देखो दोनों का होगा, सॉरी अवकलन नहीं समाकलन, एक तो 1 का करेंगे t के सापेक्ष समाकलन, क्या होता है फॉर्मूला आपके पास, 1 का
x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है x। और दूसरा किसका होगा, इसका cos 2 ओमेगा t। ध्यान दें यहां पर 2 ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्मूला है हमारे पास, cos px का x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है, cos px का x के सापेक्ष समाकलन होता है sin px अपॉन p। ये फॉर्मूला है cos px का x के सापेक्ष समाकलन, जहां p क्या है, अचर संख्या। जैसे यहां पे 2 ओमेगा अचर है, तो ये 2 ओमेगा किसके स्थान पे आएगा, p के स्थान पे, ठीक है। तो cos px का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, sin px अपॉन p, ठीक है। तो रखिए यहां पे वैल्यू, इसके अनुसार कीजिए इसको, x के स्थान पे t आ रखा है, p के स्थान पे 2 ओमेगा रखा है, तो करो इसको। 1 का मान, 1 का t के सापेक्ष समाकलन क्या होगा भाई, 1 का x के सापेक्ष समाकलन x, तो 1 का t के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि यहां t के सापेक्ष है इसलिए t के रूप में आएगा, यहां x के सापेक्ष था इसलिए x में आएगा। माइनस इसका समाकलन क्या आएगा, cos 2 ओमेगा t, cos px का ये होता है, तो cos 2 ओमेगा t का क्या होगा, उस तरीके से आएगा। p के स्थान पे क्या रख दो, 2 ओमेगा, t के स्थान पे x रखो, इससे क्या आ जाएगा, sin p के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 ओमेगा, और x के स्थान पे t आ गया, अपॉन p, p के स्थान पे 2 ओमेगा, और बड़े कोष्ठ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये निश्चित समाकलन हो रहा है, तो निश्चित समाकलन में जो उत्तर आएगा बड़े कोष्ठ में रखा है, और बाहर से ये लिमिट लगा दी 0 टू t। अब मैंने आपको इसको सॉल्व करना बता रखा है, कैसे करेंगे, I0 स्क्वायर अपॉन 2t स्मॉल t के। अब क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, पहले स्मॉल t के स्थान पे अपर लिमिट रखेंगे। जैसे स्मॉल t के स्थान पे अपर लिमिट रखी, क्या, कैपिटल T, यहां भी रखो माइनस, इसमें भी रखो अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते जाओ, sin 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा, ये रख दिया। ये तो हो गया, आपने अपर लिमिट रख के कर दिया। अब उसके बाद आता है माइनस, तब रखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस रखेंगे पहले, तब इस t के स्थान पे लोअर लिमिट का मान क्या रखेंगे, 0, यानी t के स्थान पे 0, इस t के स्थान पे 0, तो क्या जाएगा, ये t के स्थान पे 0 ऋण sin 2 ओमेगा इंटू t, t के स्थान में क्या आ रहा है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो sin 0 बटे 2 ओमेगा sin 0 रहेगा, और ये कोष्ठ 1, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये टर्म तो पूरा आपका 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0, तो इसका कोई महत्व नहीं है। सिर्फ इसको देखिए, I0 स्क्वायर अपॉन 2t, और ये t माइनस साइन 2 ओमेगा t। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ओमेगा t बराबर क्या होता है, 2 पाई। ये कहा था, कहां से, ओमेगा बराबर मैंने लिखा था 2 पाई अपॉन कैपिटल T, ये लिखा था, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल T। तो ओमेगा इंटू टी बराबर क्या आएगा, 2 पाई, यहां पर आ रहा था ओमेगा इंटू टी बराबर 2 पाई, ठीक है ना। तो इसको 2 पाई लिख दीजिए, तो 2 पाई है, 2 ये आ रहा है, कितना हो जाएगा, साइन 4 पाई, ठीक है, अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ साइन 4 पाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये क्या आ गया, I0 स्क्वायर अपॉन 2t t। याद रखें एक चीज, ये है साइन 4। अगर मैं इसको ये रेडियन में था, इसको अंश बनाना हो तो पाई की जगह पे कितने अंश रख देंगे, पाई बराबर कितने अंश होता है, पाई रेडियन बराबर 180 अंश बटे 2 ओमेगा, ठीक है। अब साइन 180 का मान कितना होता है, 0। तो साइन 180 का मान 0, तो साइन यहां पर कोई भी अंक हो
180 के साथ कोई भी यहाँ पर पूर्णांक हो उसका मान भी क्या होता है 0। सूत्र है हमारे पास साइन n पाई इक्वल टू क्या 0, या साइन n इंटू 180, ये इसकी वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। तो साइन n इंटू 180, n माने प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यहां पर आ गया I0 स्क्वायर RMS इक्वल टू क्या आ गया आपका I0 स्क्वायर अपॉन 2t, ये क्या आ गया साइन वाला टर्म में पूरा 0 बन गया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0, ये पूरा 0 बन गया, आ गया t माइनस 0, ठीक है ना, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 4 इंटू 180 की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। अब इसको देखो t से t कैंसिल, तो I स्क्वायर RMS इक्वल टू क्या आ गया आपका I0 स्क्वायर अपॉन 2। तो बताइए IRMS बराबर क्या आ गया, ये हो गया, इसका वर्गमूल कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पे, इसका वर्गमूल करने पे ये आ गया, ठीक है। तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा, यहां वर्गमूल आ जाएगा, यहां वर्गमूल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होगा I0, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। ये आपका IRMS की का फॉर्मूला आ गया, IRMS बराबर I0 अपॉन रूट 2। I0 क्या इसमें प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ऐसे ही V0 अपॉन रूट 2 ये किसका सूत्र हो जाएगा VRMS, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है IRMS बराबर क्या होता है I0 अपॉन रूट 2। अब प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है V0 अपॉन रूट 2, बिल्कुल इसी पैटर्न पाएगा, I के स्थान पे V देगा, ठीक है। अब इसमें इसी सूत्र को अगर हम आगे हल करें, एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये वैल्यू दी रहती है IRMS वैल्यू, ये वर्ग माध्य मूल मान दिया रहता है और आपको I0 निकालना, ठीक है, या I0 दिया होगा तो IRMS निकालना, ठीक है। इस का नाम क्या है वर्ग माध्य मूल मान, इसी को प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान भी कहते हैं। IRMS मान को क्या कहते हैं आभासी मान, ये भी इसी का नाम है। और इसका एक नाम और बता रहा हूं मैं इसमें, प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान, प्रभावी मान। IRMS को क्या कहेंगे, एक तो वर्ग माध्य मूल मान, एक इसका दूसरा नाम क्या है प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान। आभासी मान मतलब वर्चुअल वैल्यू, और इसी का एक नाम और है प्रभावी मान। प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान निकालिए मतलब IRMS मान निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान निकालिए मतलब IRMS निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालिए मतलब IRMS वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्रभावी मान का मतलब है इफेक्टिव वैल्यू। अब सवाल यह आता है, जैसे हम अमीटर से, जैसे हम डिस्ट धारा किसे कहते हैं डीसी करंट किसे कहते हैं डिस्ट धारा, वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, अचर रहती है, उसे कहते हैं डिस्ट धारा। जैसे ये धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही है ना, ये डिस्ट धारा नहीं है। जैसे अगर मैं एक वक्र बनाऊं, उसमें माना मैंने धारा और समय के बीच एक वक्र ले रहा हूं मैं, ये ऐसी सरल रेखा के रूप में आ रहा है। ये सरल रेखा इस समय वाली अक्ष के क्या है, ये जो रेखा ये है, ये क्या दिखा रहा है इसमें, धारा समय
वक्र। ये वक्र या ये रेखा इस समय वाली अक्ष के समांतर। तो आप इसमें देख रहे हैं, चाहे आप समय कोई भी ले लो, ठीक है, हर समय पे धारा का मान क्या है, एक जैसा है। तो यानी ये धारा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अर्थात अचर है समय के साथ। तो ऐसी धारा को कहते हैं दिष्ट धारा। ये कौन सी धारा होगी, दिष्ट धारा। डीसी करंट कहते हैं इसको, डायरेक्ट करंट, ठीक है। सेल से प्राप्त धारा उद्दिष्ट धारा है, ठीक है, कुछ हद तक उद्दिष्ट धारा है, ठीक है ना। तो वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। और वो धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है उसे हम परिवर्ती धारा कहते हैं। और जो धारा समय के साथ मान और दिशा में परिवर्तित होती है और एक निश्चित समय के बाद अपने पहले वाले मानों को दोहराती है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को एसी से दर्शाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अगर किसी परिपथ में ऐसा बना हुआ है ये, तो इसका मतलब उस परिपथ में धारा कौन सी बह रही है, ये किसका वक्र होता है, ये वाला वक्र, प्रत्यावर्ती धारा का, यानी उस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बनी। सपोज मैं यहां पर ये मैंने एक तार दिया, इस तार का प्रतिरोध है R और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, I धारा प्रवाहित हो रही है। बैटरी तो नहीं दिखा रखी, बैटरी दिखाएंगे तो जिस धारा बह रही होगी, परंतु यहां पर ये ऐसा कर रखा है। तो यहां पर ये कौन से किससे बह रही है धारा, वो अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से बह रही है, प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। यानी यहां पर ऐसी धारा बह रही है जो प्रत्येक आधे चक्र के बाद अपनी दिशा को परिवर्तित कर दे रही है, ठीक है, और लगातार समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक है। इसकी दिशा नहीं दिखाई जाती है प्रत्यावर्ती धारा की, परिपथ में दिशा नहीं दिखानी है, जबकि बैटरी में धारा की दिशा दिखाई जाती है। अब यहां पर देखिए, इसमें एक प्रश्न आता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है, ठीक है। इसको बताने से पहले एक चीज है, आपने अमीटर नाम सुना। अमीटर क्या करता है, वो धारा के मान को नापता है, ठीक है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है। वोल्ट मीटर किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापता है। तो क्या जो ये प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा को हम अमीटर से नाप सकते हैं। अमीटर भी दो टाइप के होंगे, डीसी मीटर, एसी मीटर। तो जो डीसी मीटर है, जिसको अभी तक आपने जो बैटरी से नापने वाली धारा को नाप रहा था, वो प्रत्यावर्ती धारा को नहीं नाप सकता है। क्यों, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा को बदल देती है, बदल दी, पहले धन दिशा में थी, ऋण दिशा में, ठीक है ना। माना जैसे भारत की अगर हम बात करें, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का मतलब, अगर धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितने कंपन पूरे हो रहे होंगे, 50 कंपन, 50 चक्र पूरे हो रहे, ठीक है। एक चक्र में कितनी बार धारा शून्य होती है, प्रत्यावर्ती धारा 2 बार शून्य, ठीक है। यहां से तो दूसरा चक्र शुरू हो गया, और 2 बार अधिकतम। तो 50 चक्रों में कितनी बार शून्य होगी, एक चक्र में 2 बार शून्य हो रही है प्रत्यावर्ती धारा। तो 50 हर्ट्ज अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा बहती है, यहां पर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज रखी गई है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी बार शून्य हो रही होगी धारा, 100 बार। एक चक्र में कितनी बार शून्य हो रही है, 2 बार। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में कितने चक्र पूरे हो रहे हैं, 50 चक्र। एक सेकंड में जितने चक्र पूरे होते हैं वही उसकी क्या होती है, आवृत्ति कहलाती है। तो यह 50 हर्ट्ज आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कितने चक्र पूरे हो रहे हैं, ऐसे 50 चक्र। तो अर्थात उन 50 चक्रों में 100 बार शून्य हो रही होगी धारा और 100 बार अधिकतम। 50 बार एक दिशा में अधिकतम होगी, 50 बार दूसरी दिशा में अधिकतम होगी, ठीक है ना। तो कुल कितनी बार अधिकतम होगी धारा, 100 बार, और 100 बार क्या हो गई, शून्य। इसका अर्थ है कि हमारे घरों में जो बल्ब जल रहा है, वो बल्ब एक सेकंड में 100 बार बुझ जाता है, और 100 बार क्या होता है, अधिकतम चमक देता है जब उसमें अधिकतम धारा बहती है, ठीक। पर हमारा नेत्र या हम उसको महसूस इसलिए नहीं कर पाते, दृष्टि निर्बंधता के कारण। हमारी आंख
की क्षमता उतनी नहीं है, इतनी अधिक नहीं है कि वो 1 सेकंड में इतनी तेजी से होने वाले परिवर्तनों को भांप सके। ठीक है, कि 1 सेकंड में 100 बार बल्ब गुजरा तो हमारा जो नेत्र है वो इतनी शीघ्रता से होने वाले परिवर्तनों को नहीं माप सकता, इसलिए हमारे नेत्र को इसका आभास नहीं हो पाता। ठीक है, पर यह वास्तविक बात है कि अगर 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 100 बार वो बल्ब गुजरा होगा, 100 बार अपनी पूरी चमक दे रहा होगा। जैसे पंखा अगर चल रहा है तो पंखा भी अगर चल रहा है इसमें प्रत्यावर्ती धारा से चल रहा है तो इस समय क्या होगा, ये 100 बार ये बंद हो रहा होगा, 100 बार ये अपनी फुल स्पीड में चल रहा होगा प्रत्येक सेकंड। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक है या दिश धारा ज्यादा खतरनाक है? समान परिमाण की प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक है या दिश धारा? तो हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा बहती है वो 220 वोल्ट पर बहती है, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है हमारे घरों में वो उसका प्रत्यावर्ती विभव कितना होता है, वो कितने वोल्टेज की होती है, उसका एसी वोल्टेज कितना होता है, उसका जो विभव होगा उसे कहेंगे हम प्रत्यावर्ती विभव। तो 220 वोल्ट पे आती है अमूमन। तो अगर 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आ रही है तो इसका मतलब ये 220 वोल्ट कौन सा मान है? प्रत्यावर्ती विभव का सूत्र हम किससे प्रकट करते हैं? V = V0 sin ओमेगा t। तो क्या ये 220 वोल्ट V0 को दर्शा रहा है? किसको दर्शा रहा है? ये V क्या चीज है? V का मतलब है किसी विशेष क्षण t पर प्रत्यावर्ती विभव का मान। V0 का मतलब क्या है? प्रत्यावर्ती विभव का चरम मान। अब ये 220 वोल्ट अगर प्रत्यावर्ती विभव हमारे घरों में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये 220 वोल्ट इनमें से कौन होगा, V या V0? इनमें से कोई भी नहीं। एक्चुअल में जो 220 वोल्ट लिखा रहता है वो दर्शाता है किसको? VRMS को। ठीक है, अगर ये कह दिया हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, अगर 5 एम्पियर की धारा बह रही है प्रत्यावर्ती धारा, तो वो कौन से मान को दर्शाती है? IRMS को। वो वर्ग माध्य मूल मान को दर्शाता है, इनको नहीं दर्शाता V0 I0। क्यों? क्योंकि जिन उपकरणों से प्रत्यावर्ती धारा नापी जाती है, जिस उपकरण से प्रत्यावर्ती धारा नापी जाती है उसे कहते हैं तप्त तार अमीटर। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है जिससे हम प्रत्यावर्ती धारा नापते हैं? तप्त तार अमीटर। तप्त तार अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नापी जाती है और तप्त तार वोल्टमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती विभव नापा जाता है। ठीक है, समझ गए? इससे वोल्टमीटर, तप्त तार वोल्टमीटर से प्रत्यावर्ती विभव नापेंगे। पर ये कौन सी वैल्यू बतलाएगा तप्त तार वोल्टमीटर? ये बतलाएगा VRMS वैल्यू। इसकी जो सुई होगी वो कौन सी, वो जिस मान पे होगी वो कौन सा मान दर्शाएगी? प्रत्यावर्ती विभव के वर्ग माध्य मूल मान को। और तप्त तार अमीटर क्या दर्शाएगा? प्रत्यावर्ती धारा के कौन से मान को? IRMS मान को। ठीक है, IRMS मान को, यानी वर्ग तप्त तार अमीटर प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को दर्शाता है। ये V0 I0 को नहीं दर्शाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती विभव है, तो यानी ये किसका मान होगा? ये किसका मान है? 220 वोल्ट मान होगा VRMS का मान। ठीक है ना। अगर आपको दे रखा कि प्रत्यावर्ती विभव इतना है तो यानी ये VRMS का मान। ठीक हो गया। अब हमारे पास सूत्र है ये वाला, क्योंकि VRMS इसको क्या होता है? V0/√2 ये होता है ना। तो VRMS के स्थान में क्या रख दो? 220 ये तो है, बराबर क्या हो जाएगा? V0/√2। इससे निकालो V0 क्या आ जाएगा? 220 इंटू वर्गमूल 2। ठीक है ना, समझ रहे हैं इसको? ये गुणा गई है 220 वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414। ठीक है, इतना वोल्ट। इनको गुणा कीजिए, इनको गुणा करके लगभग आता है 311 वोल्ट। इसका अर्थ क्या है कि जो प्रत्यावर्ती विभव, अगर आपको ये दे रखा कि हमारे घर में जो प्रत्यावर्ती धारा बह रही है वो 220 वोल्ट की है, तो उसका अर्थ है
कि 220 वोल्ट क्या है इसका वर्ग माध्य मूल मान है, और वो प्रत्यावर्ती विभव क्या होगा, लगातार समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा होगा, तो उसमें प्रत्यावर्ती विभव का क्या आएगा, उच्च मान आएगा ना। ठीक है, वो उच्च मान क्या नहीं है 220 नहीं है, बल्कि उच्च मान कितना होगा 311। यानी जो प्रत्यावर्ती विभव 220 वोल्ट बता रखा है वो वास्तव में क्या दर्शा रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि इस प्रत्यावर्ती विभव का उच्च मान क्या है 311। कभी ये मान 311 वोल्ट होगा, कभी कम होगा, कभी जीरो भी होगा, पर अधिकतम मान कितना होगा 311। तो यानी 220 वोल्ट नहीं है उसका अधिकतम मान कितने तक पहुंचेगा वो 311। ठीक है ना। और उसमें अगर 220 वोल्ट की डीसी है, दिष्ट धारा है, तो 220 वोल्ट की अगर दिष्ट धारा है तो ये दिष्ट वोल्टेज क्या होगा, ये समय के साथ क्या रहेगा, अचर रहेगा, इसका मान हमेशा 220 ही रहेगा, ये कम ज्यादा नहीं होगा। तो 220 वोल्ट का अगर दिष्ट वोल्टेज है, दिष्ट धारा वोल्टेज है, तो ये हमेशा इसका मान कितना रहेगा 220 वोल्ट रहेगा। जबकि 220 वोल्ट की अगर प्रत्यावर्ती धारा है तो इसका मान किसी समय कितना होगा 311 भी होगा। तो ज्यादा खतरनाक कौन हुआ, जब ये 311 में पहुंच रहा होगा उस समय ये 220 वोल्ट के डीसी से ज्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, तो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक है क्योंकि इसका उच्च मान, शिखर मान 311 वोल्ट तक होता है, जबकि 220 वोल्ट की जो दिष्ट वोल्टेज है इसका हर समय विभव कितना होगा 220 वोल्ट ही होगा। जबकि 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती विभव का उच्च विभव क्या होगा, तो 311 होगा। इससे स्पष्ट है कि 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये किसी समय 311 वोल्ट पर भी पहुंच रहा होगा। ये 220 वोल्ट क्या दर्शा रहा है, समय इसका VRMS। ठीक है, प्रत्यावर्ती विभव धारा से के तार को अगर हम छू लें, अगर किसी तार में प्रत्यावर्ती धारा बह रही है उसको अगर हम छू लें उसमें झटके लगते हैं। झटके क्यों, क्योंकि वो धारा किसी समय शून्य भी तो हो रही है। जब शून्य हो रही है तो उस समय हमको छोड़ रहा होता है, उस समय हमको झटका लग रहा है, और जब फिर उसमें धारा के मान आ रहे हैं तो हमको वो फिर पकड़ ले रहा है। ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा जिस तार में प्रवाहित होगी उसको छूने पे झटका लगता है, और जिस तार में दिष्ट धारा प्रवाहित होगी अगर उस पर आप हाथ लगा दिया और अगर वो ज्यादा मान की दिष्ट धारा है तो चिपक भी जाएगा आदमी, तो वो छूटेगा नहीं, वहां चिपका रहेगा, उसमें नहीं लगता झटका। झटका किसमें लगता है, प्रत्यावर्ती धारा वाले स्रोतों में। ठीक है, तो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती विभव अधिक खतरनाक है, जबकि 220 वोल्ट का दिष्ट विभव उतना खतरनाक नहीं है। ठीक हो गया ना। थैंक यू।